आज के हम अपने इस शॉर्ट वीडियो में ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसके डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स को भी समझेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, चाहे वह क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर वह क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो। दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपके ये ओम्स लॉ के टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। हर साल इससे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। ट्वेल्थ लेवल पर अगर हम लोग देखें तो इस टॉपिक्स में थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल तो इस वाले वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ओम्स लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट हमेशा उसके इंड के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट के। इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के इंड के थ्रू, उतना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगी। बट वहाँ पर एक कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर उस कंडक्टर का बदलना नहीं चाहिए। ऐसे में अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इक्वल का साइन आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है आर। इस तरीके से ये हो जाता है V = IR, जहाँ पर आर क्या है, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आर को हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस कहते हैं। आर को क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? अगर हम लोग ओम्स लॉ के ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हम लोग इस तरीके से अगर हम प्लॉट करें V और I के बीच में, तो ये एक्स एक्सिस है। क्लियर? एक्स एक्सिस पे हम लोग हमेशा जो है वह करंट लेते हैं I, और वाई एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज लेते हैं। वाई एक्सिस पे वोल्टेज लेते हैं V। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल ये बना रही होगी उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। तो स्लोप जो होता है वह हमेशा m से दिखाया जाता है और ये इसके रेजिस्टेंस को शो करता है, जो कि R = ΔV/ΔI दिखाता है। ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन जो है वह रेजिस्टेंस को शो करती है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस R। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रख दें, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 10 एंड 15 वोल्ट। 1 2 3 4 एम्पियर, 5 10 एंड 15 वोल्ट। हम यहाँ पे वैल्यू लेके ये ग्राफ अगर यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं तो हमेशा हमको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम करंट को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा वोल्टेज को दिखाते हैं। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि ये ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, जिसे आप शायद और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स से अब इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हम लोग जो लेते हैं वो एक पाइप ले लेते हैं। एक ऐसी पाइप जिसमें जो है वाटर का फ्लो हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? वाटर का फ्लो हो रहा है। आप यूँ समझो कि अगर कोई टंकी है, अगर यहाँ पे कोई टैंक है, ठीक है, यह टैंक जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे रहेगा तो इससे लगे हुए जो ये पाइप है उससे थोड़ा उतना ही ज़्यादा वाटर का फ्लो होगा। इसकी हाइट आप जितनी ज़्यादा ले जाओगे, जितनी ज़्यादा हाइट पे ले जाओगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट पे हम टंकी को ले जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जब प्रेशर डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा तो वाटर का फ्लो भी उतना ज़्यादा होगा, वाटर का फ्लो भी उतना ज़्यादा होगा। तो जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो होता है उसको आप ऐसा समझ सकते हैं प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। क्लियर? तो आप सोचो टंकी हमारी जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी प्रेशर डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? अब टंकी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे होगी हमारे वाटर भी तो उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो जो वाटर का फ्लो है, यानी कि पर सेकेंड फ्लो होने वाले वाटर का अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो पर सेकेंड, इसको आप कंपेयर कर सकते हो करंट से। इसको आप कंपेयर कर सकते हो किससे? करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। क्लियर? तो जितनी ज़्यादा हाइट पे हमारा टैंक होगा प्रेशर डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा उतना ज़्यादा मिलेगा। अब जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा वाटर का फ्लो पर सेकेंड उतना ज़्यादा होगा, तो उसी को हम लोग करंट समझ सकते हैं। तो समझिए आप करंट भी उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? तो
तो आई थिंक अब आप समझ रहे होगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है, जैसे कि टंकी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे होती जाएगी प्रेशर डिफरेंस उतना ज़्यादा क्रिएट होगा और वाटर का फ्लो यानी करंट का फ्लो उतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपने समझ लिया कि किस तरह से V प्रोपोर्शनल I होता है। क्लियर? अब हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ इसी सेम एग्जांपल से हम लोग रेजिस्टेंस को भी समझ लग सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई पाइप है, तो पाइप में अगर मान लीजिए कोई वेस्ट मटेरियल है, यहाँ पे कोई कचरा वगैरह अगर यहाँ पे फंसा हुआ है, कोई कचरा है या फिर वेस्ट मटेरियल है, या फिर आप समझ जाओ कि पतली हमारी जो पाइप है वो बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक है, बहुत थिन है। अगर हमारी पाइप जो है बहुत ज़्यादा पतली है, तो जो वाटर इसके थ्रू होके फ्लो हो रहा है, शायद उसको फ्लो होने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आसानी से हमारा वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो ये जो पतली, जितनी ज़्यादा पतली पाइप होगी या उसके अंदर किसी अदर तरह का वेस्ट अगर होगा, तो ये वाटर के फ्लो में रुकावट पैदा करेगा। यही जो है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। यही जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। उसी तरह से अगर हमारे पास जो कंडक्टर है, जो वायर है, वह बहुत पतला हुआ, जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ज़्यादा ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, किसके ऊपर, करंट को फ्लो करने में। तो जितना ज़्यादा पतला वायर हुआ वह भी करंट को फ्लो करने में यानी वाटर को फ्लो करने में उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उतना ज़्यादा उसको फ्लो करने में उस पर रुकावट पैदा करेगा। दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। क्लियर? तो रेजिस्टेंस क्या है, समझ में आया? तो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जो कि करंट के पाथ में रुकावट पैदा करती है, जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। क्लियर? ओके। तो रेजिस्टेंस की डिफिनीशन आप क्या लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर by which it resist लिख दीजिए, it resist the flow of current, जिससे ये फ्लो, करंट के फ्लो को रजिस्ट करती हो, रोकती हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है, इसकी जो यूनिट होती है वह ओम होती है, ठीक है, ओम इसकी यूनिट है, या फिर इसको हम लोग वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट को कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ओम्स लॉ समझ में आ गया और ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए। क्लियर? तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में इस ओम्स लॉ का कहाँ पर यूज करते हैं। ओके, डेली लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए, जहाँ पे ओम्स लॉ का अच्छे से यूज़ होता है, वह हमारे लिए कुछ और नहीं, मोबाइल फ़ोन ही है। हम लोग अपना जो मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, आप सोचो कि वहाँ पर ओम्स लॉ किस तरीके से काम करता है। उसकी आप ले सकते हो कि बैटरी, जो ओम्स लॉ में हम लोग देख सकते हैं, जो हमारे मोबाइल की बैटरी है, हम उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो आप ये समझ जाओ कि बैटरी को चार्ज करने के लिए एक फिक्स्ड करंट चाहिए होती है, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट में हमको करंट चाहिए होती है, ये नहीं कि करंट बदलती रहे। तो ये फिक्स्ड अमाउंट की करंट देने के लिए हम लोग यूज करते हैं चार्जर। इस चार्जर का काम ही है कि वह फिक्स्ड अमाउंट में करंट दे, जिससे हमारी बैटरी अच्छे से चार्ज हो सके, ठीक है। जैसे 5 वोल्ट का वोल्टेज, ठीक है, हमारी जो चार्जर होता है वो 5 वोल्ट का फिक्स्ड वोल्टेज मेंटेन रखता है, जिससे करंट का अमाउंट भी फिक्स रहता है और हमारी बैटरी जो है आसानी से चार्ज होती है। लेकिन अगर आप मार्केट में समझ लीजिए कि एक बहुत ही सस्ता सा, बहुत ही चीप केबल लेकर के आते हैं, एक बहुत ही चीप केबल लेके आते हैं, और अगर इसकी क्वालिटी ख़राब है, अगर इस केबल की ख़राब है, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ये क्या करेगा, आपके करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिससे आपकी करंट जो होगी, जो करंट की वैल्यू है वह कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रॉपरली आपकी बैटरी को उतनी करंट नहीं मिल पाएगी, और आपकी बैटरी जो है वह स्लो चार्ज होगी। आपकी बैटरी क्या होगी, वह स्लो चार्ज होगी। इसीलिए अगर आपका डाटा केबल यानी केबल आपने क्वालिटी उसकी ख़राब ली हुई है, तो समझ जाइए कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से आप देखते हैं कि आपकी बैटरी बहुत स्लो चार्ज होती है। और कभी कभी आप अगर उसी केबल को चेंज कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी का केबल लेते हैं, तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिक थोड़ी सी फास्ट चार्ज होने लगती है। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ओम्स लॉ का आपकी डेली लाइफ में किस तरह से एग्जाम्पल है, ठीक है। देखा गया है कि ओम्स लॉ जो है वह इलेक्ट्रिक इंजीनियर का सबसे बेसिक नियम है, ठीक है, जो ये दिखाता है कि किस तरह से, हमने देखा कि किस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज करने पे करंट बढ़ जाती है।
ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने पे ये करंट क्या होती है, घट जाती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में अलग अलग तरह के इनोवेशन हुए हैं। क्लियर। तो ये तो था ओम्स लॉ और उसके सारे कॉन्सेप्ट। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एडवांस तरह के न्यूमेरिकल्स ले आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, और साथ ही साथ क्लास 12th के लेवल पर भी ओम्स लॉ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग उस कॉन्सेप्ट्स को भी आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।